वेलकम टू कैम फैक्ट एजुकेशन। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लेके आए हैं रैंक बूस्टर में, आज हम डिस्कस करेंगे NMR स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स, जिससे CSIR नेट के एग्ज़ाम में भी आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब सुनिएगा, यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन क्या आया था वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ते हैं कि आपके पास मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जनरली अगर मैं बात करूं मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे आपके पास मेटल के साथ एलाइल लिगेंड बाइंड करता है, और जो हमारा यहाँ पे एलाइलिक जो सिस्टम बनता है, ध्यान देना, वो हमारा होता है CH2- फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे जो हमारा लिगेंड प्रेजेंट होता है वो आपके पास ये लिगेंड यहाँ पे मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है। अब आपको पता है जब ये लिगेंड मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जनरली यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये अपनी एक सिंगल हैप्टिसिटी से बाइंड करे। ध्यान देना, तो इसको तो यहाँ पे जो ये लिगेंड बाइंड हुआ है एल्काइल लिगेंड हैप्टिसिटी 1 से बाइंड हुआ है, सही है। इसको जनरली हम मेटल के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मेटल के साथ हैप्टिसिटी 1, कितने कार्बन है हमारे पास भाई इस लिगेंड के? ध्यान दीजिएगा C3, 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 5, यानी कि ये लिगेंड आपका यहाँ पे 1 हैप्टिसिटी में मेटल के साथ बाइंड किया हुआ है, सही है। दूसरा, जनरली ये जो लिगेंड है ये फ्लेक्शनल बिहेवियर शो करता है। कहने का मतलब ये अपनी दोनों हैप्टिसिटी में रह सकता है। हैप्टिसिटी 1 भी शो करता है और हैप्टिसिटी 3 भी शो करता है। जनरली जब मेटल के साथ ओनली सिग्मा इंटरेक्शन में होता है तो ये हैप्टिसिटी 1 शो करता है, और अगर हैप्टिसिटी 3 की बात करें तो वहाँ पे हम ये कहते हैं ये जो लिगेंड है हमारा तीनों कार्बन एटम के इंटरेक्शन में रहता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे रहेगा तो ये हैप्टिसिटी 3 में शो करेगा। यहाँ पे आपके पास जनरली सिग्मा पाई दोनों इंटरेक्शन मेटल और लिगेंड के बीच में होते हैं, सही है। यहाँ पे केवल सिग्मा इंटरेक्शन था, सही है। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स के, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहली बात, एक बात और समझना है यहाँ पे, अगर आपको कहीं पर भी एलाइल लिगेंड की हैप्टिसिटी मेंशन करके नहीं देता है तो हमें हमेशा पहले बताया हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक में कि जनरली अगर किसी लिगेंड की हैप्टिसिटी मेंशन नहीं होती है तो ऑलवेज वी कंसिडर्ड द लिगेंड प्रेजेंट विद हाईएस्ट हैप्टिसिटी, सही है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछले टेस्ट में भी आपके पास एक क्वेश्चन था और नेट के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन ये था, यहाँ पे 2 CO लिगेंड आपके पास बाइंड कर रखे थे, और यहाँ पे आपके पास जनरली CH2 और ये आपके पास यहाँ पे एलाइलिक सिस्टम बाइंड था, यानी कि एलाइलिक लिगेंड हैप्टिसिटी 1 के साथ यहाँ पे प्रेजेंट था। अगर मैं 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूँगा तो ये कंपाउंड VSC काउंट यहाँ पे आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन थे। ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार। उससे पहले Fe 8, 5 13, 2 15, 2 17 और 1 18, क्योंकि हैप्टिसिटी 1 है तो यहाँ पे हम न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं? 1। ये आपके पास था। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे बात नोट करनी है वो ध्यान देना इसके अगर आपको रिएक्शन मेंशन करके दे, यहाँ पे आपको HMU मेंशन करके दे, ये भी CSIR नेट के एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान देना, HMU की प्रेजेंस में जनरली ये जो लिगेंड है हैप्टिसिटी 1 से 3 में चला जाता है, और जब ये 1 से 3 में जाएगा तो यहाँ से एक CO लिगेंड आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या होगा? सिंपली CP तो आपका हैप्टिसिटी 5 में प्रेजेंट है, एक CO रहेगा, और ये लिगेंड आपका जो आपका एलाइल लिगेंड वो हैप्टिसिटी 3 में आपका बाइंड कर जाएगा। ऐसा ही आपके पास एक CSIR नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा एक एक बात को समझना है आपने, ध्यान देना। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ये भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जनरली रैंक बूस्टर प्रोग्राम में हमारा टारगेट यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीखें और आप अप्लाई करना और भी ज़्यादा सीखें, सही है। जो बेसिक बातें थी जो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक में, टोटल आपके ऐप के अंदर 30 लेक्चर है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक बेसिक तो हमने वहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं हम, बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ पे आपके पास उसका कुछ एडवांस लेवल हम डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन प्रॉब्लम हम सोल्व करवाएंगे, सही है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ऑर्गेनोमेटेलिक में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी लास्ट लेक्चर में ध्यान दीजिएगा। आज हमारा जो मेन टारगेट था यहाँ पे सीखना था कि मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स का NMR स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो ये तो आपको पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे और एग्जांपल डिस्कस करूँ आपके पास मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स के, ध्यान दीजिएगा, एक बढ़िया एग्जांपल है निकल। जनरली आपके पास निकल
दो अपने पास ये लिगेंड बाइंड करवाता है और दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पे हैप्टिसिटी 3 में प्रेजेंट होंगे। एलाइल लिगेंड हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्टिसिटी कितनी है 3, तो ये इसका VSC काउंट कितना होगा, VSC काउंट। निकल के सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम भाई 10 और 3 6, ये 16 इलेक्ट्रॉन में भी एक स्टेबल एलाइल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं इसका एलाइल कॉम्प्लेक्स का ही, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम इनका NMR स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 निकल है और यहाँ पे आपके पास ब्रीजिंग के अंदर क्लोरीन है और यहाँ पे आपके पास एलाइल लिगेंड आपका बाइंड करके रखा है। तो इसकी हैप्टिसिटी भी कितनी होगी 3, इसकी हैप्टिसिटी भी कितनी होगी 3। आपसे VSC काउंट पूछे जाए निकल्स के सेंटर का तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। VSC काउंट कैलकुलेट करोगे तो निकल के कितने होते हैं 10, ये ब्रीजिंग में है क्लोरीन तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1.5, ये कितना करेगा 1.15, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 1.5 इधर कंट्रीब्यूशन लेते हैं न्यूट्रल एटम मेथड में 1.5 इधर, तो ये तो कितना बन गया 3 और इधर से हमें 3 हैप्टिसिटी में 3 और 3 6, 10 और 6 16, यानी कि यहाँ पे भी 16 इलेक्ट्रॉन है VSC में और यहाँ पे भी 16 इलेक्ट्रॉन है, सही है ना। तो ये स्टेबल एलाइल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैंने बनाए, सही है। अब सुनो भाई, हमारा जो मेन टारगेट था इस लेक्चर में, जो बातें हमें याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नेट के एग्जाम में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बेसिकली स्पेक्ट्रा की हम बात करेंगे, मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स की। तो आपने देखा जनरली आपके पास ये जो लिगेंड है आपके पास, सुनिएगा भाई, मेटल के साथ जब ये लिगेंड आपके पास इंटरेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा समझना, तो जनरली आपके पास ये फ्लक्शनल बिहेवियर शो करता है। मान लीजिएगा हमारे पास, हमने इसको यहाँ पे इंटरेक्ट करके बताया, ये आपके पास मेटल के साथ था, मान लीजिएगा ये यहाँ पे बाइंड कर रखा है हैप्टिसिटी 3 में, तो जनरली होता क्या है, फ्लक्शनलिटी का बिहेवियर कैसे शो करेगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये अपनी हैप्टिसिटी को चेंज करता रहता है, यानी कि 1 से आपके पास किस में चला जाए, ये 3 में चला जाए, यानी कि कहने का मतलब इसने अपनी हैप्टिसिटी चेंज कर ली, 3 से किस में चला गया 1 में, और फिर से 1 से किस में चला जाए 3 में। ये आपके पास ये अपनी हैप्टिसिटी यहाँ पे वेरी करता रहता है जनरली, ध्यान देना। जनरली ऐसा आपके पास ये जो फ्लक्शनल बिहेवियर होता है, ये आपका जनरली हाई टेम्परेचर पे होता है। किस टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, होगा क्या यहाँ पे, तो ये फ्लक्शनल बिहेवियर शो करेगा, यानी कि अपनी हैप्टिसिटी को वेरी करता है हाई टेम्परेचर पे। लेकिन लो टेम्परेचर की बात की जाए, अगर हम टेम्परेचर लो कर देते हैं वहाँ पे, तो ये अपनी हैप्टिसिटी को फिक्स कर लेता है, सही है। और इसका हमें जो ऑब्जर्व, ये हमें पता कैसे लगता है कि ये फ्लक्शनल बिहेवियर शो करता है, बेसिकली जब इसका NMR स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। तो अगर NMR स्पेक्ट्रा की बात करें हम यहाँ पे, ध्यान देना, NMR स्पेक्ट्रा की बात करता हूँ मैं, सुनना भाई। देखो होता क्या है जब इस कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रा किया जाता है एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, सुनना भाई। हाई टेम्परेचर बोले तो अबाउ रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बोले तो जनरली बिलो रूम टेम्परेचर आपके पास। जब इसका वेरी कई जगह आपके पास और भी ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, तो सुनना, तो इस पे 2 केस आपके पास ऑब्जर्व होते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं तो जनरली होता क्या है, ध्यान देना, लो टेम्परेचर के अंदर जब हम इसके स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, एक एक बात को अब अच्छे से समझना भाई, अब काम की बात है, ध्यान देना। लो टेम्परेचर के ऊपर जब इसका NMR स्पेक्ट्रा किया जाता है आपके पास इस कॉम्प्लेक्स का, एलाइल कॉम्प्लेक्स का, तो आपको पता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, इस पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है, इस पोजीशन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा, और एक हाइड्रोजन आपका इस पोजीशन पे है। H, इनको मैंने नाम दे दिया HA, इधर इनको नाम दे दिया HB, इसको नाम दिया HC, और ये आपका मेटल यहाँ से इंटरेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। जनरली एट लो टेम्परेचर होता क्या है, जब NMR स्पेक्ट्रा किया जाता है यहाँ पे इस कंपाउंड का, तो हमें ऑब्जर्व क्या होता है, ध्यान देना। तो ये जो HA और HA प्रोटोन है, इनको जनरली यहाँ पे दो HA प्रोटोन है, इनको हम नाम देते हैं एंटी, और 2 HB प्रोटोन है, ये आपके पास है सीन प्रोटोन, जनरली जो यहाँ पे NMR स्पेक्ट्रा में नाम दिया गया है, ध्यान देना। तो होता क्या है, अगर मैं बात करूँ, सुनना भाई, यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है HB और HB, लो टेम्परेचर की बात हो रही है, केस
केस फर्स्ट एट लो टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है लो टेम्परेचर के ऊपर आपके पास ये दोनों हाइड्रोजन जिनको मैं बोल रहा हूँ सिन और ये दोनों हाइड्रोजन जिनको बोल रहा हूँ मैं एंटी, ये दोनों आपके पास जनरली एनएमआर स्पेक्ट्रा में अलग अलग सिग्नल ऑब्जर्व होते हैं। अब आप कहोगे कि इन दोनों के लिए अलग सिग्नल, इन दोनों के लिए अलग सिग्नल, बचा जो HC प्रोटॉन जो है सेंट्रल कार्बन के ऊपर, इसके लिए एक अलग सिग्नल ऑब्जर्व होता है। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो टोटल एट लो टेम्परेचर आपके पास मेटल के साथ अगर एलाइल लिगेंड बाइंड है तो वहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल ऑब्जर्व होते हैं? 3। अब कमाल की बात ये होती है जब हम इसका TMS पे डायग्राम बनाते हैं कि हमें ऑब्जर्व क्या होगा, किसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी और किसकी वैल्यू हमें कम मिलेगी, वो बात भी यहाँ पे नोट करने की होती है। तो ध्यान देना एक्चुअल में होता क्या है। अगर HB और HA प्रोटॉन की बात की जाए तो यहाँ पे जो HA प्रोटॉन है ये जनरली जो मेटल के पास ज़्यादा अप्रोच करते हैं। तो यानी कि जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन प्रोटॉन को ज़्यादा शिल्ड करेगी। क्या करेगी? ज़्यादा शिल्ड करेगी। और भाई साहब NMR स्पेक्ट्रा ऑलरेडी ऐप में ख़त्म कर चुके हैं हम मैक्सिमम। तो आपने पढ़ा वहाँ पे कि जनरली जब आपके पास शिल्डिंग होती है तो डेलो वैल्यू कम हो जाती है। अब मेटल के साथ जनरली एल्कीन बाइंड होता है तो डेलो वैल्यू आपकी जनरली 4 ppm से 6 ppm के बीच में आती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वैल्यू स्लाइटली आपकी कम हो जाती है। ये दोनों प्रोटॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों प्रोटॉन को ज़्यादा शिल्ड करती है। और इनकी जो डेल वैल्यू है यानी कि 2 हाइड्रोजन के लिए जो डेल वैल्यू ऑब्जर्व होती है हमें वो जनरली 1 से 3 ppm हमें ऑब्जर्व होती है। ये डाटा हमें ऑब्जर्व होता है। अगर मैं बात करूं HB प्रोटॉन की तो जनरली एज कंपेयर टू दिस ये कम शिल्डिंग जोन में आएंगे इस मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो यहाँ पे आपके पास जो डेलो वैल्यू होती है वो आपकी आती है 2 से 5 ppm। सही है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1HC प्रोटॉन जो है इसके लिए जो डेल वैल्यू हमें ऑब्जर्व होती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो आपकी 4 से 6 ppm के बीच में आती है। ये हमें ओवरऑल इसका स्पेक्ट्रा में 3 सिग्नल ऑब्जर्व होते हैं 4 से लेके 6.5 ppm। ध्यान देना, सुनना भाई। तो आपसे पेपर के अंदर अगर पूछा जाए केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर आपसे पूछा जाए मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स लेके बताइएगा कितने सिग्नल आएंगे लो टेम्परेचर पे, कितने सिग्नल आएंगे बताओ भाई जल्दी से? 3 सिग्नल आएंगे। आपसे इनकी डेलो वैल्यू का ऑर्डर पूछ ले, दूसरा सवाल डेलो वैल्यू का ऑर्डर पूछ ले तो क्या बताओगे? सबसे ज़्यादा डेलो वैल्यू किसकी आएगी? HC कंपेरेटिवली, फिर HB और फिर HA। ये आपको जवाब देना है। सही है। अगली बात, अब मैं अगर इसके स्प्लिटिंग की बात करूं तो ध्यान देना, सुनना भाई। कमाल की बात क्या होती है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरली आप NMR स्पेक्ट्रा में पढ़ते हो कि जो नेबरिंग प्रोटॉन होता है वो स्प्लिट करता है अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट का है। अब यहाँ पे इस कार्बन पे HB प्रेजेंट है और ये आपके पास HA है। तो जनरली यहाँ पे 2 बॉन्ड कपलिंग है। 2 बॉन्ड कपलिंग जनरली आपके पास जेमिनल कपलिंग होती है, 3 बॉन्ड कपलिंग विसिनल कपलिंग होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देना, कमाल की बात क्या होती है, जो कपलिंग कॉन्स्टेंट होता है किस किस का, आपके पास A और B प्रोटॉन का है, JAB इन दोनों प्रोटॉन के बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो 0 वैल्यू देता है। यानी कि इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब ये दोनों प्रोटॉन आपस में डिफरेंट एनवायरनमेंट में थे लेकिन फिर भी ये आपस में एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो कपलिंग कांस्टेंट ऑब्जर्व होता है वो आपका 0 होता है। तो यही रीज़न है। अगर मैं बात करूं, अब देखो बात करते हैं हम यहाँ पे HA को HB स्प्लिट करेगा नहीं, क्योंकि जो जेमिनल कपलिंग हो रही है उसका कपलिंग कांस्टेंट नेग्लिजिबल है, 0 है, इसलिए ये तो इसको स्प्लिट नहीं करेगा। यानी कि एंटी और सिन प्रोटॉन जो है वो आपस में एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते। सही है ना। तो यहाँ पे HA को HC स्प्लिट करेगा, HAC ये स्प्लिट करेगा क्योंकि ये नॉन जीरो है। सिमिलरली HBC ये भी नॉन जीरो है। तो यानी कि B प्रोटॉन को HC स्प्लिट करेगा,
ए प्रोटोन को Hc स्प्लिट करेगा, Hb और Ha में किसी प्रकार की स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो जब हम NMR स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हमें यहाँ पे जो 1.3 ppm पे जो वैल्यू ऑब्जर्व हुई है तो वो हमें क्या मिलेगी, 2 हाइड्रोजन Ha एंटी वालों के लिए 1.3 ppm पे हमें वैल्यू मिली और इसके लिए हमें मिलता है डबलेट। अब ये डबलेट कैसे हुआ, जनरली आप सबको स्प्लिटिंग तो पता है, N+1 रूल से हम तोड़ते हैं, तो आपको पता है Hc प्रोटोन ने इस वाले सिग्नल को तोड़ा किसमें, डबलेट में। ऐसे ही Hb वाले को तोड़ेगा Hc प्रोटोन और ये भी किसमें टूटेगा, डबलेट में। सही है भाई, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना N+1 2Ni+1 से स्प्लिटिंग करवाते हैं और प्रोटोन का I की वैल्यू 1/2 है तो 2Ni+1 हमारा क्या बनता है, N+1। नेबरिंग प्रोटोन में Hc एक ही है तो इसको कितने में तोड़ेगा, 2 को। B को भी किसमें तोड़ेगा, 2। A और B के बीच में कोई स्प्लिटिंग नहीं क्योंकि वहां पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या होगा, Hc के लिए हमें क्या मिलता है, तो जनरली Hc की अगर स्प्लिटिंग की बात करें, Hc की स्प्लिटिंग करते हैं। देखो भाई, Hc को तोड़ने वाले पड़ोस में कौन बैठे हैं, 2 तो Hb बैठे हैं और 2 Ha बैठे हैं, 2 Hb बैठे हैं, 2 Ha बैठे हैं और 2 Hb मिलके इसको इसमें तोड़ेंगे ट्रिपलेट में और 2 Ha मिलके Hc को कितने में तोड़ेंगे, ट्रिपलेट में। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। यानी कि कहने का मतलब इसके लिए जनरली इस सिग्नल को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लेट। क्या बोलते हैं भाई साहब, मल्टीप्लेट। बहुत सारी पीक आपके पास लाइन यहाँ पे ऑब्जर्व होंगी। अगर फिर भी अगर पूछ लेता है कितनी आपके पास स्प्लिटिंग में कितनी होगी तो आपके पास डबल ट्रिपलेट मिलेगा, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। ये 2 मिलके इसको तोड़ेंगे ट्रिपलेट में, ये 2 मिलके इसको ट्रिपलेट में तोड़ेंगे। सही है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हम इसके मास स्पेक्ट्रा को अगर रिप्रेजेंट करें टीएमएस के ऊपर, कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना कैसा स्ट्रक्चर हमें इसका टीएमएस पे हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। सुनना भाई, आपको पता है यहाँ पे हमारा हमने मान लिया ये हमारा टीएमएस है, टीएमएस में डेल वैल्यू आपको पता है, टीएमएस के हम क्या लेते हैं, 0। अब सुनिएगा भाई, सबसे पहले हमें जो आपके पास एंटी वाले प्रोटॉन थे उनके लिए 2 डबलेट मिलेंगे, फिर हमें 2 डबलेट मिलेंगे किसके लिए, सिन वाले प्रोटॉन के लिए, और फिर हमें यहाँ एक मल्टीप्लेट मिलेगा। कुछ इस तरीके से हमें सिग्नल ऑब्जर्व होंगे। कब, एट लो टेम्परेचर। ये होता है एलाइल कॉम्प्लेक्स का एनएमआर स्पेक्ट्रा। और देखो आपको पता है ये तो 2 हाइड्रोजन कौन से H वालों के लिए मिला, ये 2 हाइड्रोजन HB वालों के लिए, और ये मल्टीप्लेट किसके मिला, SC के लिए। ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 से 3 ppm, ये वैल्यू आपकी 2 से 5 ppm जनरली, और ये वाली वैल्यू आपकी 4 से 6.5 ppm। तो पूछा जाए पेपर में एक बार एक कॉम्प्लेक्स दिया था, वहाँ पे एलाइल मेटल हैप्टिसिटी 3 में दे रखा था और आपसे सिग्नल पूछे गए थे कितने सिग्नल मिलेंगे, तो टोटल कितने सिग्नल मिलेंगे, 3। अब मैं बात करता हूँ क्या हो अगर हम जनरली यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो देखो मैंने कहा था जनरली हाई टेम्परेचर पे हम इसका मास एनएमआर स्पेक्ट्रा, सॉरी मास याद आ रहा है क्योंकि मास हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके अंदर जनरली मैक्सिमम। ध्यान देना, अगर हम बात करें इसके स्पेक्ट्रा की मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स की, हाई टेम्परेचर के ऊपर हमें कितने सिग्नल मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा आपको पता है, लिगैंड का फ्लक्सनल बिहेवियर शुरू हो जाएगा। ध्यान देना, आपके पास ये थे, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट थे, ये थे, ध्यान दीजिएगा होगा क्या आपके पास, मेटल आपके पास जनरली आपके पास हाई टेम्परेचर पे ये आपके पास फ्लक्सनल बिहेवियर शो करेगा, तो ये आपके पास कभी तो आपके पास इस वाले मेटल के सेंटर के साथ जाके बाइंड करेगा। ध्यान देना, ये आपके पास मेटल इस वाले सेंटर के साथ बाइंड करेगा हैप्टिसिटी 1 में, और आपके पास कभी इस वाले सेंटर के साथ जाके बाइंड करेगा। तो ओवरऑल हमें क्या ऑब्जर्व होगा यहाँ पे, ध्यान देने, ये मेटल यहाँ गया, यहाँ था, यहाँ था, तो ओवरऑल हमें होता क्या है यहाँ पे, जब ऐसा बिहेवियर शो करेगा एलाइल लिगेंड, ऐसा काम कब होगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर। ध्यान देना, क्योंकि लिगेंड कैसा है, फ्लक्सनल, अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनना भाई, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला जिसको हमने नाम दिया था SC,
ध्यान देना। और ये जो 4 प्रोटॉन है, क्योंकि ये इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो मेटल के साथ इन चारों का एनवायरनमेंट कैसा ऑब्जर्व होता है, सेम। तो यहाँ पे आपके पास और Hc का एनवायरनमेंट क्या होगा, अलग, क्योंकि ये तो हमेशा 20 वाले सेंटर पे प्रेजेंट है, इसका मेटल से दूरी उतनी बनी रहेगी, लेकिन इनका इंटरेक्शन चारों का मेटल के साथ क्या रहेगा, बराबर। यही रीज़न है जब आपके पास हाई टेम्परेचर पे इस एलाइल मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स का NMR स्पेक्ट्रा किया जाता है, तो जो 4 हाइड्रोजन थे, कौन कौन से, 2 तो एंटी वाले और 2 आपके पास सिन वाले, हमने लिखे भाई, पिछले एग्जाम्पल में लिखा था ना HB और HB, इन चारों हाइड्रोजन के लिए हमें एक सिग्नल ऑब्जर्व होगा, और इन चारों के लिए हमें क्या मिलेगा, जनरली डबलेट मिलेगा। और डबलेट इनको तोड़ेगा कौन, Hc, किसकी वजह से मिला, डबलेट। इन चारों को, ये चारों सेम होगा एनवायरमेंट, इनको मिल, ये तोड़ेगा N+1 कितने में तोड़ेगा, डबलेट में। और इनकी जो डेलो वैल्यू आती है 2 से 3 ppm के बीच में आती है। इनकी वैल्यू भी जनरली कम हो गई है, क्योंकि ये दोनों आपके पास किसके इंटरेक्शन में है, मेटल के हैं। दूसरी बात, जो Hc वाला है, Hc प्रोटॉन की बात करें तो इसके लिए हमें मिलता है क्विंटेट। अगर क्विंटेट की बात करें, क्योंकि ये चारों मिलके इस वाले को स्प्लिट करेंगे 5 में, तो इसके लिए हमें मिलता है क्विंटेट। और इसकी जो वैल्यू होती है डेलो वैल्यू, जनरली वो ऑब्जर्व होती है आपकी 4 से 4.5 ppm। कुछ इस तरीके का एलाइल कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा आपके पास ऑब्जर्व हुआ है और मेंशन है। इसको जब आप बनाओगे इस वाले को, अगर इसका हम डायग्राम बनाए TMS पे, तो आपको पता है भाई, ध्यान देना, ये आपका TMS हो गया। पहले हमें क्या मिलेगा, डबलेट। ये डबलेट हमें किसके लिए मिला बताओ भाई, ये जो डबलेट मिला है हमें, ये किसके लिए मिला बताओ, 4 हाइड्रोजन के लिए। और फिर हमें एक क्या मिलेगा यहाँ पे, क्विंटेट। 5 पीक हमें यहाँ ऑब्जर्व होंगी, फिर हमें मिलेगा क्विंटेट। और ये कितने के लिए, 1 हाइड्रोजन Hc वाले के लिए, ये हमें स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा। सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स। उम्मीद करता हूँ ये पहला लेक्चर था NMR स्पेक्ट्रा का। अब देखो हम यहाँ पे आगे फ्यूचर में क्या क्या पढ़ेंगे NMR में। NMR स्पेक्ट्रा ऑफ मेटलोसिन डिस्कस करेंगे, NMR स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल एलिन कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे, NMR स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे। सही है। और उसके बाद इनऑर्गेनिक NMR के और भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। सही है ना। जैसे एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था प्लेटिनम के साथ, आपका सिस प्लेटिन में पूछा गया था सैटेलाइट कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट सिग्नल वहाँ पे मेंशन था। वो सारी बातें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो पढ़ते रहिएगा। ऑर्गेनोमेटली के नोट्स जो भी अगर जो यूट्यूब पे पढ़ता है वो अपने ऑर्गेनोमेटली के नोट्स अच्छे से पढ़ ले। और ये जो हमारा रैंक बूस्टर चल रहा है ये बहुत यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। ध्यान रहे, जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।